गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 31 जुलाई 2021 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए मैं कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स यहाँ पे लेके आया हूँ। एक बार देख लेते हैं आज की वीडियो का एजेंडा क्या रहेगा, हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। पहला टॉपिक रहेगा दैट वुड बी अबाउट द स्नूपिंग। अब स्नूपिंग से आपको मतलब समझ में आ ही गया होगा, हम लोग पेगासस की बात यहाँ पे कर रहे हैं। फाइनली सुप्रीम कोर्ट में प्ली फाइल हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अगला है वो एक स्टडी के बारे में है, जिस स्टडी का कहना है कि ओजोन का लेवल जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी वाले पोर्शन से और जीएस पेपर 3 में जो इकोलॉजी क्लाइमेट चेंज वाला वो पोर्शन से हम इसको कवर करेंगे। अगला होने वाला है दैट इज अबाउट द सोशल मीडिया एंड द फार्मर्स के सोशल मीडिया फार्मर्स की कैसे हेल्प कर रहा है, फार्मर्स को किस तरह के बेनिफिट इसमें मिल रहे हैं, कैसे सोशल मीडिया हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को चेंज कर रहा है, तो इसके बारे में बात करेंगे फ्रॉम जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 3। अगला जो है वो डेल्टा वेरिएंट के बारे में यूएसए में एक स्टडी हुई है, काफ़ी शॉकिंग यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस निकल के आई है, तो उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, ओनली ब्रीफली। अगला है दैट जियोपॉलिटिक्स हम लोग करते हैं, वर्ल्ड अफेयर दुनियादारी में क्या हो रहा है। तो भैया यूके, चाइना और साउथ चाइना सी, इसको लेकर छोटी सी न्यूज़ है जिसके बारे में आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। अगला करने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयाज। तो भैया ये आपका एडिटोरियल वाला पार्ट है, एक बिल्कुल नई अप्रोच है, इसको देखने की कोशिश करेंगे। और फिर है कॉम्प्लीमेंट्री रीडिंग्स, कुछ ऐसे आर्टिकल मैंने आपको बताऊंगा जो हम लोगों ने यहाँ पे क्लास में कवर नहीं किए हैं लेकिन आपको पढ़ने हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हो। चलिए जी, तो फाइनली क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने पेटिशन को एक्सेप्ट कर लिया है, अग्री कर लिया है कि हम लोग पेगासस वाली को सुनेंगे। देखिए कई ऐसे ओपोजिशन के लीडर्स या लॉयर्स हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने जो मिलिट्री ग्रेड ये स्पाईवेयर जो यूज किया है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का डायरेक्ट वायलेशन होता है, क्योंकि हमारे जो राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू फ्री स्पीच है, उसके अगेंस्ट में जाता है, ऐसा इस प्ली में लिखा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इसको फाइल किया गया, नाउ सुप्रीम कोर्ट फाइनली एक्सेप्टेड दिस, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इसको डेफिनेटली सुनेंगे, क्योंकि ये जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है ना भैया, उसके अगेंस्ट में है, हमारे जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है उसको डिस्टेबलाइज करने की बात कर रहा है। तो सरकार अपनी मर्जी से ऐसे स्नूपिंग नहीं कर सकती। हालांकि हालांकि सर हमारे पास कुछ ऐसे कानून जरूर हैं और कुछ ऐसा प्रोसीजर भी है जिसके तहत स्नूपिंग की जा सकती है, टेलीफोन टैपिंग वगैरह की जा सकती है, ऐसा कुछ है, अधिकार है हमारे पास। जैसे हमारे पास दो कानून है, पहले मैं आपको बता चुका हूं, टेलीग्राफ एक्ट 1885 और टेलीग्राफ एक्ट जो अमेंडमेंट हुआ था 2007 में, इसके अंदर सेक्शन 52 और सेक्शन 419A, इन दोनों के तहत हम लोग स्नूपिंग कर सकते हैं, मतलब टेलीफोन्स को हम यहाँ पे टैप कर सकते हैं। इसके अलावा पहले आपको मैंने बताया था कि आईटी एक्ट 2000, इसके अंडर भी हम लोग जो है स्नूपिंग कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेलीग्राफ एंड आईटी? देखिए, टेलीग्राफ एक्ट के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ टेलीफोन को टैप कर सकते हैं, लेकिन आईटी एक्ट के अंदर हम लोग हर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को टैप कर सकते हैं, आपका ईमेल वगैरह भी टैप किया जा सकता है। तो कानून तो है, ऐसी बात नहीं है कानून नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि किस किस कंडीशन में आप ये स्नूपिंग कर सकते हो। जैसे अगर सोवरेनिटी को खतरा है, फ्रेंडली रिलेशनशिप विद अदर्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर वाली समस्या है, ऐसी चीजों में कर सकते हो। ऐसे मनमाफिक नहीं कि अमित शाह जी ने बोला चलो कांग्रेस के लीडर के ऊपर स्नूपिंग करने दो, स्नूपिंग कर दिया। भैया कोई आपके पास कंक्रीट ग्राउंड होना चाहिए जिससे ये पता चले कि आप स्नूपिंग कर सकते हो। और स्नूपिंग कौन करेगा? वो आम आदमी नहीं करेगा, उसके लिए आपको किसी हायर अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। और वो अथॉरिटी कौन होती है भैया? सेक्रेटरी होते हैं, होम सेक्रेटरी, इनसे आपको परमिशन लेनी पड़ती है, तब आप जाके स्नूपिंग कर सकते हो। और इस पूरे केस में, पेगासस वाले केस में, इन सारी की सारी चीजों का वायलेशन हुआ है। हालांकि सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया है कि हम लोग ने पेगासस यूज किया है, लेकिन सरकार ने कंप्लीटली डिनाई भी नहीं किया है। सरकार ने ना तो ये कहा है कि हम लोगों ने इजराइल से खरीदा था, ना ये कहा कि हमने नहीं खरीदा है। तो सरकार अभी इस मामले पे चुप है, और चुप्पी का मतलब आपको पता ही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस केस की सुनवाई करेगी तो और नई नई चीजें जो है वो सामने निकल के आएंगी। अब ऐसा भी नहीं है कि स्नूपिंग पहली बार हो रही है, बहुत बार स्नूपिंग की गई है। 2016 में कर्नाटका में स्नूपिंग की गई थी बहुत सारे एमएलएस के ऊपर, 2012 में राजस्थान में स्नूपिंग की गई थी है, और राजस्थान में तो बहुत बड़े लेवल पे हुई थी, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स की भी स्नूपिंग की गई थी। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, पहले भी इस स्नूपिंग को मिसयूज किया गया है पॉलिटिकल गेन्स के लिए, लेकिन इस बार ये थोड़ा एक स्टेप आगे चला गया है। यहाँ पे दो केस मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा। 1997 का केस है,
यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें जो है एपेक्स कोर्ट, एपेक्स कोर्ट का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, उसने कहा था दैट राइट टू प्राइवेसी वुड बी सर्टेनली इंक्लूड टेलीफोन कन्वर्सेशन इन प्राइवेसी ऑफ द वंस होम एंड ऑफिस। मतलब टेलीफोन कन्वर्सेशन को भी राइट टू प्राइवेसी के अंदर इंक्लूड किया गया था इन दिस वर्डिक्ट ऑफ 1997। और के एस पुट्टू स्वामी रिटायर्ड हैं और यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में 2017 में बहुत नया मामला है, राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज किया गया था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब अगर आपको कोई टेलीफोन कन्वर्सेशन सुनता है, स्नूपिंग करता है आपके ऊपर, तो वो आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है अकॉर्डिंग टू लॉ। तो सीधा सीधा सा मामला यहाँ पे ये बनता है। चलिए अगली जो बात है वो आती है ओजोन लेवल की। भैया ओजोन का लेवल इंक्रीज हो रहा है। ओजोन सभी को पता है, ओजोन के अंदर क्या होता है, O3 होता है ना, O3 इट्स अ, तो ऑक्सीजन के जो है 3 एटम्स यहाँ पे होते हैं। और ओजोन आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए एक बार क्या हुआ, मैं घर पे गया हुआ था और वहां पे मेरे एक अंकल आए हुए थे, वो काफी ज्यादा आयुर्वेदा और इन सब की बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि बेटा तुलसी का पौधा बहुत अच्छा होता है क्योंकि तुलसी का पौधा ओजोन रिलीज करता है। और उस टाइम पे मैं छोटा हुआ करता तो मुझे नहीं पता था, मुझे लगता होगा कि ओजोन क्या बहुत सही चीज है, ऑक्सीजन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओजोन। तो उन्होंने कहा बेटा तुलसी के पौधे से ओजोन निकलता है। हालांकि ये सब बकवास, ऐसा कुछ नहीं है। फोटोसिंथेसिस से हमेशा ऑक्सीजन निकलता है, कभी भी ओजोन नहीं निकल सकता। तो शायद अंकल ने जो है केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं पढ़ा होगा। एनीवेज, तो ग्राउंड के ऊपर जो ओजोन होती है ना, जो ट्रोपोस्फियर में ओजोन होती है, वो बहुत ज्यादा डेंजरस होती है दोस्तों, खतरनाक होती है, टॉक्सिक होती है। जो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन होती है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है बिकॉज वो अल्ट्रावायलेट रेज को से हम लोगों को प्रोटेक्ट करती है। पहली बात तो ये समझने की बात है। तो ओजोन लेयर इज नॉट गुड फॉर अस, आप उसको इनहेल नहीं कर सकते भैया, जहरीली होती है, टॉक्सिक होती है। तो अभी एक नई स्टडी की गई है, सेंटर फॉर द साइंस एंड एनवायरनमेंट ने स्टडी की है। इसके अंदर जो है जो डेटा जो एनालाइज किया गया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डेटा, उसने ये कहा है कि दिल्ली एनसीआर वाले एरिया में विंटर के समय में भी ओजोन का लेवल बढ़ता चला जा रहा है। समर में तो बढ़ता ही था, विंटर में भी बढ़ता जा रहा है और स्मोक के साथ मिक्स हो जाता है, जिसे कहा जाता है एंड इट इज टॉक्सिक। स्मोक का मतलब होता है स्मोक प्लस फोग, है ना। आपने विंटर्स में देखा होगा, देखो दिल्ली विल्ली में ना फोग नहीं होता भैया, दिल्ली में स्मोक होता है। स्मोक के साथ जो पोल्यूटेंट्स होते हैं जब वो मिल जाते हैं तो उसे स्मोक कहा जाता है, जो काफी डेंजरस होता है, जहरीला होता है। बिकॉज ओजोन एक हाईली रिएक्टिव गैस है, रिएक्शन करती है एंड इट इज वेरी डेंजरस फॉर दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी कंडीशंस या अस्थमा वगैरह जिनको होता है, उनके लिए खतरनाक होता है। तो बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए बहुत खतरनाक है। विंटर के समय में आपको, अगर आप सिटीज में रहते हो दिल्ली जैसे में, आपको सुबह मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो ट्रैप होते हैं एयर के अंदर और आपकी शरीर के अंदर जा सकता है। यूपीएससी में एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है टेम्परेचर इन्वर्जन को लेके, ठीक है, वो कभी अलग बात करेंगे। एनीवेज, ऐसा अब ओजोन प्रोड्यूस क्यों होती है, देखिए ओजोन प्रोड्यूस होती है, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ना एयर के अंदर, वो पोल्यूटेंट सनलाइट की प्रेजेंस में आपस में रिएक्ट करते हैं। और जब वो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, तो ओजोन प्रोड्यूस होती है। अब ये सनलाइट तो समर में ज्यादा होती है, इसका मतलब ओजोन भी समर में ज्यादा प्रोड्यूस होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है, कैटेगोरिकली ऐसा कहा जाता है कि ओजोन की जो प्रेजेंस होती है वो समर्स में ज्यादा होती है बिकॉज समर में सनलाइट होता है। लेकिन ये जो लेटेस्ट स्टडी है ये कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी सभी के सभी सीजन्स में, विंटर में भी ओजोन की प्रेजेंस वो है ज्यादा है, समर में तो थी ही। देख सकते हो यहाँ पे 90% जो ओजोन होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, ओनली 10% जो है वो ट्रोपोस्फेयर में होती है। और यहाँ पे रिएक्शन करते हैं पोल्यूटेंट्स वगैरह सनलाइट की प्रेजेंस में, जिसकी वजह से ओजोन प्रोड्यूस होते हैं। अगर आपने इसको इनहेल कर लिया तो भैया आपको काफी नुकसान हो सकता है, स्पेशली अगर आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो थोड़ी थोड़ी सी ये बातें थी। स्मोक क्या होता है, स्मोक इज अ केमिकल मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट आर कॉमनली फॉर्म्स अ ब्राउनिश येलो हेज इन द एयर। वो एक येलो येलो कलर का हेज टाइप का बन जाता है। अर्बन एरियाज में ज्यादातर होता है, ये रूरल एरिया में तो नहीं होता क्योंकि रूरल एरिया में पोल्यूशन का लेवल कम होता है। इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं स्मोक के, इसमें होता है भैया आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सल्फर डाइऑक्साइड, एसिडिक एरोसोल्स एंड गैसेस और पार्टिकुलेट मैटर, मतलब धूल मिट्टी के कण जो होते हैं, ये सब मिला के बनते हैं, स्मोक बनाते हैं। ठीक है जी। दीज गैसेस रिजल्ट फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन द सर्टेन एयरबोर्न पोल्यूटेंट्स एंड द स्ट्रॉन्ग सनलाइट। मतलब स्ट्रॉन्ग सनलाइट चाहिए, लेकिन विंटर में भी आजकल जो है वो
ओजोन का लेवल बढ़ता हुआ देखा गया है। अगर एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है ओजोन को लेके तो आप इस स्टडी को डेफिनेटली एग्जाम्पल में लिख सकते हो। और ये न्यूज़ आपको करवाई भी इसलिए जाती हैं ताकि फ्यूचर में मेंस में लिखने के लिए आपके पास एक आंसर होता है। ठीक है, अगर आप वहाँ पे एग्जांपल्स देते हो, किसी स्टडी की रेफरेंस देते हो, तो आपके आंसर की जो क्वालिटी है ना बहुत इंप्रूव हो जाती है दोस्तों। और इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस तरह के एग्जाम्पल आप इकट्ठा कर सकते हो। चलिए, ये बहुत शानदार आर्टिकल लगा मुझे पर्सनली, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि एग्रीकल्चर एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यूपीएससी में। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी आपको नई नई न्यूज़ मिलती है ना, वो हमेशा आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बहुत क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर में मिलेंगे, चाहे आपका वो इंटरव्यू भी क्यों ना हो, इंटरव्यू में भी वो एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछते हैं। और जिस तरह से आजकल एग्रीकल्चर और फार्म लॉ को लेके फार्मर प्रोटेस्ट ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो एग्रीकल्चर अब और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया एज अ टॉपिक फॉर योर एग्जाम। ठीक है, अब सोशल मीडिया का जो है क्या रोल हो सकता है एग्रीकल्चर में, इसके बारे में आर्टिकल है बहुत शानदार। देखिए क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। चीजें कुछ ऐसी हैं, सोशल मीडिया इज ए पावरफुल टूल, इट्स अ पावरफुल टूल फॉर द मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द फार्मर्स। अभी आपने देखा होगा फार्मर प्रोटेस्ट के समय पे भी कितने सारे फार्मर ऑर्गेनाइजेशन और फार्मर्स लोग जो थे वो ट्विटर के ऊपर अपने जो एक्सप्रेशन वो दे रहे थे, फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे थे, यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे थे, ताकि वो भी अवेयरनेस फैलाते हैं ना अपने कोज को लेके। तो एक सोशल मीडिया के मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन है। देखिए, दीज प्लेटफॉर्म्स आर सेल्फ हेल्प सपोर्ट सिस्टम टू हेल्प ईच अदर। अब जैसे मान लो फेसबुक है, तो फेसबुक के ऊपर जो है मान लो कोई कॉटन कॉटन ग्रोइंग, अगर जो फार्मर्स हैं कॉटन ग्रो करते हैं, तो उनका एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें वो कॉटन को लेकर सारी बातें करते हैं। कॉटन में किस तरह की बीमारियां होती हैं, कैसे दूर करना है, सोइल के बारे में बात कर सकते हैं, वेदर के बारे में बात कर सकते हैं, प्राइसेस के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया के थ्रू जो ग्रुपिंग होती है ना, अलग अलग कंट्री के अलग अलग कोने से फार्मर एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, है ना। फार्मर डिस्कशन करते हैं हॉर्टिकल्चर के बारे में, वेजिटेबल हार्वेस्टिंग के बारे में, क्रॉप मैनेजमेंट, सोइंग टाइम, मार्केटिंग, इनोवेशन, दुनिया भर की चीजें फार्मर आपस में शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में एग्जांपल दिया गया है क्लब हाउस का। क्लब हाउस भी एक सोशल मीडिया ऐप ही होती है, लेकिन यहाँ पे फोटो वगैरह शेयर नहीं होती यूट्यूब के जैसे और इंस्टाग्राम के जैसे। यहाँ पे जो है ऑडियो ऑडियो के थ्रू आपस में किसान बात कर सकते हैं, तो अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं किसान। और यहाँ पे जो एक और शानदार चीज मुझे लगी वो ये लगा कि सोशल मीडिया के थ्रू किसानों को ना इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है। जैसे अभी फार्म लो के टाइम पे आप देख लो, या कभी मॉनसून की वजह से किसानों को नुकसान हो जाता है, तो सोशल मीडिया पे फार्मर्स को लेके बहुत ज्यादा एक सपोर्ट मिलता है, इमोशनल सपोर्ट मिलता है। फार्मर वाले प्रोटेस्ट में हम लोगों ने ये चीज देखी है। इतना ज्यादा आजकल के जो यूथ हैं सोशल मीडिया की वजह से इतना देखो, पहले क्या होता था ना, हम जब स्कूल में होते थे हमने देखा इस चीजों को, आज भी खैर होता है बहुत जगह पे। बच्चे अगर किसी के पेरेंट्स अगर किसान है ना, वो अगर एग्रीकल्चर करते हैं, तो वो थोड़ा ना शर्म महसूस करते हैं कि मेरे मम्मी पापा जो है एग्रीकल्चरिस्ट हैं, वो फार्मर हैं। लेकिन सोशल मीडिया के टाइम पे एग्रीकल्चर को लेके इतनी ज्यादा अवेयरनेस फैल गई है, फार्मर्स को लेके इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट हो गई है लोगों को, आजकल के बच्चे प्राउड फील करते हैं ये बताने में सोशल मीडिया पे एक दूसरों के दोस्तों को कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो एग्रीकल्चर करते हैं, वो एग्रीकल्चरिस्ट है, फार्मर हैं। मेरे पापा खुद फार्मर हैं, मैं खुद एक फार्मर हूँ, जब गाँव में जाता हूँ तो खेती बाड़ी करते हैं। तो हम लोग भी प्राउड फील करते हैं। आज पहले कम करते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ टाइम से हम लोग ज्यादा प्राउड फील करते हैं, क्योंकि जो पूरा एक मूवमेंट है सोशल मीडिया पे जो फार्मर्स को लेके है ना, बहुत अवेयरनेस फैल गया दुनिया में। तो आजकल फार्मर को है ना वैसी नजर से नहीं देखते हैं जैसे पहले देखते थे, जो एक एक मोरल बूस्टर है, एक हमारे लिए एक मोरालिटी की बात है और हिम्मत मिलती है इन चीजों से। तो सोशल मीडिया का जो है ये चीजें हैं, तो वो सोयल, हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल और मार्केटिंग, इनोवेशन, वो तो एक अलग है ही एंगल, लेकिन ये इमोशनल एंगल भी डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही हैं। अब किसानों का ये कहना है, जैसे कुछ लोगों का इन्होंने इंटरव्यू लिया है, कि देखिए डेफिनेटली किसान बहुत पढ़े लिखे नहीं है तो सोशल मीडिया का बहुत अच्छे से यूज नहीं कर सकते, लेकिन उनके घर में जो बच्चे हैं, जो यंगर जनरेशन है, वो उनको टेक्नोलॉजी का यूज करना सिखा सकते हैं। आने वाले 8-10 साल में ये जो गैप है ना, डिजिटल डिवाइड, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगली जो न्यूज आती है वो आती है डेल्टा वेरिएंट से, बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सीडीसी जो है, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन है, सबको पता है, काफी न्यूज में रही जो कोरोना वाले समय में। इसकी एक सीक्रेट रिपोर्ट अभी रिलीज हो गई है, लीक हो गई है बेसिकली, और उसमें यह कहा गया है कि डेल्टा वेरिएंट इज एज कंटेजियस एज चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स तो आपको सबको हुआ होगा बचपन में, कि कभी ना कभी किसी ना किसी को, है ना। नहीं हुआ तो आगे हो जाएगा, क्योंकि एक बार तो लाइफ में शायद होता ही है ये।
वैसे आपको वैक्सीन भी लगा होगा चिकन पॉक्स का। तो इतना ज़्यादा कंटेजियस होता है जितना चिकन पॉक्स होता है, इस स्टडी में ये बताया गया है। इवन जो लोगों को वैक्सीनेट लोग हो गए हैं उनको भी मास्क पहनना चाहिए। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है। ब्रेक थ्रू इन्वेंशन का मतलब इन्फेक्शन का मतलब होता है अगर किसी को वैक्सीन लग गई है और वैक्सीन के बावजूद भी, लगने के बावजूद भी वो इन्फेक्टेड हो जाता है, उसको कहा जाता है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। भैया डेल्टा वेरिएंट के मामले में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की रेट भी काफी ज्यादा है एंड इट इज वेरी कंटेजियस। मतलब वैक्सीन लगवाने के बाद भी अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है उस फिर भी आप काफी ज्यादा कंटेजियस हो सकते हो, आप इस वायरस को आगे ट्रांसमिट कर सकते हो। तो काफी डेंजरस जो है फाइंडिंग है इसकी, ठीक है। और सीटी वैल्यू की जहां तक बात है, सीटी वैल्यू का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में कितना वायरस गया है। चाहे आप वैक्सीनेटेड हो चाहे वैक्सीनेटेड ना हो, भैया सीटी वैल्यू लगभग सेम है। मतलब आप इन्फेक्टेड हो सकते हो अगर आपने वैक्सीन भी लगवाया है, और काफी ज्यादा केस आपको ऐसे मिलेंगे वैक्सीनेशन के बाद भी आप इन्फेक्शन हो गए। लेकिन इस स्टडी में एक और बड़ी अच्छी बात वो है, उन्होंने कहा है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो 10 गुना चांस कम हो जाते हैं आपकी डेथ के। आप मरोगे तो नहीं कम से कम, लेकिन आप अगर वैक्सीनेटेड नहीं हो तो आपके मरने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी, ठीक है। चिकन पॉक्स जो है जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है, ये एक वायरस की वजह से होता है जिस वायरस का नाम होता है वारिसेला जोस्टर, ठीक है। और मीजल्स एक वायरस का नाम होता है, उस वीजल्स को जो है रूबेलो भी कहा जाता है, और उस वायरस का नाम होता है मीजल्स वायरस। तो इस स्टडी में ये कहा गया है कि डेल्टा वेरिएंट इज एज कंटेजियस एज चिकन पॉक्स बट दिस इज लेस कंटेजियस देन मीजल्स। अगर किसी को चिकन पॉक्स और मीजल के बारे में फर्क नहीं पता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्लाइड को स्टॉप कर सकते हो वीडियो को, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको बाद में थोड़ा सा देख सकते हो कि चिकन पॉक्स और मेजल्स में क्या फर्क होता है। चलिए जी, ठीक है। अगला जो है वो है आज का एडिटोरियल, लेकिन एडिटोरियल से पहले आपको मैं एक दो टॉपिक और करा दूंगा, फिर हम एडिटोरियल पे जाएंगे। अगला एडिटोरियल आता है आपका, जो टॉपिक आता है वो आता है आपका दुनियादारी से, मतलब आपका वर्ल्ड अफेयर से। वर्ल्ड अफेयर की मामला देखिए ऐसा है, आपको मैं बता चलूं कि चाइना के साथ आजकल वेस्टर्न कंट्री के रिलेशन खराब चल ही रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, यूके हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनके सबके चल ही रहे हैं। तो साउथ चाइना सी हमेशा से ही प्रॉब्लम यहाँ पे रहता है। साउथ चाइना सी के अंदर ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, जो ये रेड कलर वाली लाइन, इसे कहा जाता है 9 डैश लाइन, ठीक है। और इस 9 डैश लाइन के अंदर जितने भी रीफ्स हैं या अटोल्स हैं, आइलैंड्स हैं, उन सबको चाइना क्लेम करता है। लेकिन यहाँ पे दूसरी कंट्री हैं जैसे मलेशिया है, यहाँ पे फिलीपींस है, यहाँ पे ब्रूने हैं, वियतनाम वगैरह हैं, ये कंट्री भी इनके ऊपर क्लेम करती हैं। तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है ये रीजन, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे जैसे स्पार्टली आइलैंड है या पार्सल आइलैंड्स हैं, इनके साथ झगड़ा चलता है दूसरी कंट्रीज का, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात यहाँ पे समस्या ये है कि यहाँ ये जो साउथ चाइना सी ना, ये दुनिया का मेजर ट्रेडिंग रूट भी है। दुनिया का 1/3 जो ट्रेड है वो साउथ चाइना सी के थ्रू होता है। तो यहाँ पे ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जरूरी है कि यहाँ पे पीस बनी रहे, और उसी चक्कर में ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वो यहाँ पे टाइम टू टाइम चाइना को दिखाना चाहती हैं कि भैया देखो हम भी हैं यहाँ पे पावर, तुम अकेली पावर नहीं हो। और अभी हुआ समस्या ये हुई, समस्या तो कर क्या थी, जो एक ब्रिटेन का जो है वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर इस तरह का एक शिप होता है बहुत बड़ा, ठीक है। और इतना बड़ा होता है ये कि इसके ऊपर जो है जहाज होते हैं और यहीं से उड़ान भरते हैं बॉम्बिंग वगैरह करके, और यहीं पे वापस आ जाते हैं। देखिए ये कितने सारे जहाज खड़े हैं, ठीक है। तो 50-60 जहाज इसके ऊपर खड़े हो सकते हैं, वहीं से उड़ान भर सकते हैं, यहीं पे इसे कहा जाता है एयरक्राफ्ट कैरियर। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर अकेला नहीं चलता है, इसके साथ पीछे जो है इसकी प्रोटेक्शन के लिए और भी छोटे छोटे बॉम्बर जहाज चलते हैं, क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करना है ना, इसके लिए चलते हैं। तो ये जैसे अमेरिका का ये 7th फ्लीट है, इसे कहा जाता है एयरक्राफ्ट कैरियर। दुनिया में सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर जो अमेरिका के पास हैं, अभी मेरे ख्याल से 11 या 12 ऑपरेशनल हैं। ब्रिटेन के पास 2 हैं, इंडिया के पास भी 2 हैं। इंडिया के पास जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उसमें से एक का नाम तो है विक्रांत, है ना। विक्रांत तो इंडिजेनस है, हम लोगों ने खुद अपनी कंट्री में ही बनाया है। और दूसरा है हमारे पास विक्रमादित्य, है ना। ये हम लोगों ने रशिया से उधार लिया, उधार के मतलब खरीदा था, $2-3 बिलियन में, बहुत पैसा खर्च किया हम लोगों ने इसके ऊपर। तो इंडिया के पास भी, चाइना के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं अभी के समय में, ठीक है। एक है वैसे तो ऑपरेशनल, लेकिन अभी वो कंस्ट्रक्शन चल रही है। एनीवेज, तो पूरा मामला ये फंसता है कि यूके की जो नेवी है उसका एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है एलिजाबेथ, वो साउथ चाइना सी से क्रॉस हुआ था कुछ समय पहले, वो इंडिया में आया था। इंडिया में इन्होंने इंडिया के साथ एक नेवी ड्रिल की थी, एक जो है नेवल अभ्यास किया था।
एक्सरसाइज की थी और उसको लेके वो वापस जा रहे हैं साउथ चाइना सी से। बस इसी को लेके साउथ चाइना सी ने बयान दिया है कि तुम अपनी हद में रहो, अपनी औकात मत भूलो, ये मेरा एरिया है ना, मेरे एरिया से तुम ऐसे नहीं जा सकते, वैसे नहीं जा सकते। लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका इनका कहना है कि साउथ चाइना सी में हम लोग इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन चाइना किसी भी इंटरनेशनल लॉ को फॉलो नहीं करता है। आपकी आगे प्रीलिम्स के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एक लिस्ट आपको दी है, आप इस वीडियो को स्टॉप कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये पढ़ सकते हो कि इंडिया जो नेवी है, इंडियन नेवी, वो कौन कौन सी कंट्री के साथ एक्सरसाइज करती है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो कोंकण एक्सरसाइज है जो यूके के साथ है। तो अभी बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में ये एक्सरसाइज हुई थी, कोंकण एक्सरसाइज। यूके के शिप यहाँ पे आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर, और अभी वो वापिस जा रहा है साउथ चाइना सी से। ठीक है, तो कोंकण एक्सरसाइज करने के बाद वो यहाँ से गया है। और अब फ्रांस के साथ भी, सिंगापुर के साथ भी, है ना, हर कंट्री के साथ हम लोग देख सकते हो यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं। देखिए यहाँ पे चाइना का नाम नहीं है। ठीक है, चलिए जी, तो ये थोड़ा सा इसको देख सकते हो। अगला जो आता है वो आता है कोर सेक्टर के बारे में। कोर हमारा जो देखिए किसी भी कंट्री की जो बैकबोन होती है ना भैया, वो होती है वहाँ का इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, ऐसे ही इंडिया की इकोनॉमी की भी बैकबोन है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में 8 ऐसी इंडस्ट्री हैं जिन्हें कहा जाता है कोर इंडस्ट्री। कोर मतलब ये इंडस्ट्री हमारा 40 से 50% आउटपुट इन इंडस्ट्री का होता है। मतलब हमारी जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो जो प्रोडक्शन के मामले में, मैन्युफैक्चर के मामले में, वो इन 8 इंडस्ट्री का होता है। कौन कौन सी इंडस्ट्री होती हैं देखिए, आपके लिए मैं डेटा लेके आया हूँ। इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइंड प्रोडक्ट, सीमेंट, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर, इस तरह की 8 कोर इंडस्ट्री हैं। आपका एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। वो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कोर इंडस्ट्री। नोट पूछेगा वो आपको, है ना, तो आपको पता होना चाहिए इनका, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। अभी इंडिया में क्या है, इंडिया में जो आउटपुट है बड़ा है, वो कोर 8 इंडस्ट्री का 8.9% से बड़ा है जून के महीने में। ठीक है, तो ये एक डेटा सामने निकल के आया है और उस डेटा को बोलते हैं इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये इंडेक्स कौन इशू करता है, ये इशू करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये इस डेटा को रिलीज करते हैं भैया, हर मंथ रिलीज होता है ये भी ध्यान रखना अपने प्रीलिम्स के लिए। और ये इंडिविजुअल इंडस्ट्री के लिए भी काउंट करते हैं और कलेक्टिव भी काउंट करते हैं, सभी इंडस्ट्री का मिला के। और इसी जो है डेटा में ये पता चला है कि इंडिया के जो कोर सेक्टर है वो 8.9% जो है उसने ग्रोथ किया है। लेकिन अब खुश मत हो जाना इस बात से, क्योंकि ये बेस इफेक्ट की वजह से ग्रोथ हुआ है। ठीक है, बेस इफेक्ट क्या होता है हल्का सा बता देता हूँ, वैसे इकोनॉमी का बहुत एक मेजर टॉपिक होता है ये बेस इफेक्ट। जैसे मान लो पहले आप 100 रुपए कमा रहे थे, है ना, इंडिया की जीडीपी मान लो पहले 100 रुपए थी, लेकिन वो कोरोना में कितनी चली गई भैया, 50 रह गई। ठीक है, और अभी तो डेफिनेटली क्योंकि इकोनॉमी ओपन हो गई है तो 50 से 59 तो होगा। तो इसको कहा जाता है कि ग्रोथ हो रही है। पहले 50 था, अभी 59 है भैया, लेकिन उससे पहले तो 100 था ना। इसको कहा जाता है बेस इफेक्ट। तो खुश मत हो कि इंडिया हमारे जो है कोर इंडस्ट्री वो ग्रो कर रही है। वो ग्रो इसीलिए कर रही है कि बिकॉज पहले वो बहुत ज्यादा बॉटम पे चली गई थी, उस बॉटम से अभी वो उठ के ऊपर आ रही है। कभी 59, 69, 79, 89, 90, अभी उसको पहले वाले लेवल पे आने में समय लगेगा। कल कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 9.5% ग्रोथ कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो बेस इफेक्ट की वजह से है भैया। इंडिया की इकोनॉमी गई भी तो सबसे ज्यादा नीचे थी। इंडिया की इकोनॉमी पहले अगर 100 रुपए अर्न कर रही थी तो कोरोना काल में हम लोगों की 25% तो नीचे ही चली गई थी, 75%। तो वो 75% से 9.5 ग्रो कर रही है, वो 100 रुपीज से नहीं कर रही है। दिस इज कॉल्ड बेस इफेक्ट, क्योंकि पहले ही हमारा लेवल इतना ज्यादा नीचे जा चुका है कि 9-10% से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दिस इज स्टिल वेरी 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 लेस, है ना। चाइना फिर भी पॉजिटिव में था, तो चाइना की अगर 1% भी ग्रो कर रही है तो भी वो इंडिया की ग्रोथ से ज्यादा है, क्योंकि उसकी पहले से ही पॉजिटिव में थी। हमारी पहले बहुत ज्यादा नेगेटिव चली गई थी, तो इसलिए अगर आप थोड़ा सा अगर 8-10% ग्रो करते हो तब भी आप नेगेटिव में हो। मतलब अगर पहले आपके -25% थी, अगर अभी आप +10% भी ग्रो कर रहे हो, स्टिल आप -15% नीचे हो। इसे कहा जाता है बेस इफेक्ट। लेकिन जो आम जनता है वो इस बात को समझती नहीं, उनको ये लगता है कि हमारी जीडीपी जो है प्लस में ग्रो कर रही है, मजा आ गया। लेकिन भैया अभी भी हम माइनस में हैं, इसे कहा जाता है नेगेटिव बेस इफेक्ट। ठीक है, लेकिन हम लोग को तो पता है इस बात का, क्योंकि हम तो यूपीएससी के एस्पिरेंट, हम इकोनॉमी पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं चीजों को। ठीक है, चलिए जी, अगला जो है हम लोग आज करने वाले हैं एडिटोरियल, और इसमें जो है हिमालय के बारे में बात की गई है, हिमालय की इंपॉर्टेंस के बारे में बात की है। जब भी आपके दिमाग में आता है हिमालय, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है गलवान, हमारे दिमाग में आता है कारगिल, है ना,
हमारे दिमाग में आता है मतलब लड़ाई झगड़ा, वॉर विद अदर कंट्रीज। हमारे दिमाग में जो है नेचर नहीं आता है। तो इस पूरे एडिटोरियल में यही समझाने की कोशिश की गई है कि हिमालय को सिर्फ और सिर्फ आप जियोपॉलिटिक्स की नजर से मत देखिए, सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी की नजर से मत देखिए। हिमालय इससे बहुत ज्यादा है। जब भी हिमालय की बात आती है तो हर कंट्री के अंदर सस्पिशन होता है, राइवलरी की बात करते हैं, डर की बात करते हैं, इन्वेजन की बात करते हैं। ब्रिटिश के टाइम में जो है हम लोग रसोफोबिया की बात करते थे, मतलब रशिया, और अभी हम लोग साइनोफोबिया की बात करते हैं, चाइना के बारे में बात करते हैं। ब्रिटिश काल में जो है ब्रिटेन लोग डरते थे कि ऊपर से कहीं रशिया ना आ जाए, बिकॉज यहाँ पे ये पूरी कंट्री रशिया के अंडर में हुआ करती थी। तो हिमालय जो एक सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव से देखा जाता था, आज भी, आज के समय में भी हम लोग चाइना की बात करते हैं, लेकिन हिमालय को लेके सिर्फ और सिर्फ डर का माहौल है हर कंट्री में। हिमालय को सिर्फ जियोपॉलिटिक्स की नजर से देखा जाता है, लेकिन हिमालय इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिमालय अपने आप में दोस्तों प्रॉब्लम नहीं है। हिमालय को लेके हमारा जो नजरिया है, जो पॉलिटिक्स है, वो प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे दो बात करते हैं। नेशनल हिमालय की बात करते हैं। यहाँ पे 5 कंट्रीज की बात की गई है, नेपाल, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। ये सारे के सारे कंट्री हिमालय को कॉमन नहीं देखती हैं, ये बात करती हैं चाइनीज हिमालय, नेपालीज हिमालय, पाकिस्तानी हिमालय, इंडियन हिमालय, भूटानीज हिमालय। भैया सबने ये हिमालय को बांट लिया है, जबकि हिमालय तो एक ही है। ये तो कॉमन होना चाहिए ना सभी के लिए। तो हम नेशनल हिमालय की बात करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कोऑपरेशन नहीं है। और जब भी हिमालय को लेके कोई भी रिसर्च की जाती है ना, तो वो इंडिविजुअल रिसर्च की जाती है। चाइना अपना रिसर्च कर रहा है, पाकिस्तान अपना रिसर्च कर रहा है, नेपाल, इंडिया अपना रिसर्च कर रहा है, क्योंकि हमारे अंदर कोऑपरेशन नहीं है। तो हिमालय को एक सिंगल यूनिट देखना चाहिए, अलग अलग नेशनल हिमालय की इसको इस नजर से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, अभी इंडिया में स्टडी की गई, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जो है नेशनल मिशन ऑन हिमालय स्टडी है, ये इंडिया में की गई है। इसने जो है इकोसिस्टम और इकोलॉजी को लेकर स्टडी की है, लेकिन इस स्टडी का फोकस सिर्फ और सिर्फ इंडिया रहा है। उत्तराखंड, जे&के, हिमालय, सिक्किम, अरुणाचल। दिस स्टडी डज नॉट टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ हिमालयन चेंजेस ऑन चाइना, ऑन नेपाल, ऑन भूटान। वी ओनली टॉक अबाउट इंडिया। इसी तरह से जो चाइना में स्टडी होती हैं, दे ओनली टॉक अबाउट चाइना। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो वी आर फोकस्ड ऑन टेरिटरी, इग्नोर पीपल, कल्चर एटसेट्रा। जब भी हिमालय की बात होती है हम लोग टेरिटरी की बात करते हैं, ये मेरा पार्ट है, ये मेरा पार्ट है। हम वहां के लोगों की बात तो करते ही नहीं है। अगर आप हिस्टोरिकली देखो, हिस्टोरिकली वहां पे जो लोग हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, उनका कल्चर, उनके रहन सहन, उनकी फूड हैबिट्स वो कॉमन है। लेकिन आज के समय में इन सब चीजों को इग्नोर किया जा रहा है, जबकि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं मैं, इंडिया और नेपाल का एग्जांपल देता हूं। ठीक है, नेपाल इज ए हिमालयन कंट्री। इंडिया में जो नदन बिहार है या जो नदन यूपी है ना, तराई रीजन जो है, तराई रीजन के लोगों का नेपाल के लोगों के साथ रोटी और बेटी का रिश्ता है ना। मोदी जी भी कई बार ये बात बोल चुके हैं, रोटी और बेटी, मतलब उन लोगों का रहन सहन, वो शादियां वादियां एक दूसरे के साथ करते हैं। तो कल्चरल इतना ज्यादा इंटीग्रल है एक दूसरे का। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, जबकि लोग इतना ज्यादा जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। अगर आप हिस्टोरिकली देखो तो ब्रिटिश लोगों की पॉलिसी यही हुआ करती थी कि हम लोग हिमालय, ये रशिया है, ये चाइना है, ये इंडिया है। जब आज़ादी के बाद भी हम लोगों ने उसी एटीट्यूड को कंटिन्यू रखा, अपनी एटीट्यूड को चेंज नहीं किया। तो जो अंग्रेज छोड़ के गए थे हिमालय को लेके हमारा एटीट्यूड, वही एटीट्यूड हमारा आज भी है, जो कि नहीं होना चाहिए, है ना। उसके अलावा जो भी डेवलपमेंट होती है इस रीजन के अंदर, ये डिमार्केशन की यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है ना, कहीं पे बाउंड्री है ही नहीं फिक्स। और तो और डेवलपमेंटल इन रीजन, मतलब जैसे आपने कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाया, कहीं रोड वगैरह बनाया, उसमें क्लैरिटी ही नहीं है कौन सा रीजन तुम्हारा है, कौन सा मेरा है। जैसे इंडिया चाइना के बीच में क्लैश होते हैं गलवान वगैरह में, पैंगोंग सो लेक में। तो ये प्रॉब्लम हिमालय में है और ये अंग्रेजों की दी हुई है। अगर अंग्रेज पक्के से डिमार्केशन करके चले जाते तो आज ये समस्या नहीं होती। जो अंग्रेज छोड़ के गए भैया, वो आज हमारे सर में दर्द हो रहा है उसकी वजह से, है ना। हमारे लोग मारे जा रहे हैं फालतू में। तो वो सारी की सारी चीजें, अगर हम लोग बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर को हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है पॉलिटिकल बॉर्डर और एक होता है कल्चरल बॉर्डर। पॉलिटिकल बॉर्डर का मतलब होता है कि देखो मैंने ये लाइन यहाँ पे खींच दी है, ये चाइना है, ये इंडिया है, दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल बॉर्डर।
ठीक है, लेकिन कल्चरल बॉर्डर इन बातों को नहीं मानता। पॉलिटिकल बॉर्डर की बात करते हैं हम लोग, स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल बॉर्डर एकदम स्ट्रिक्ट होते हैं, ये तुम यहाँ पे पैर नहीं रख सकते, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, इस तरह से स्ट्रिक्ट होते हैं, प्रॉपरली डिफाइंड होते हैं और डिस्प्यूटेड होते हैं। लेकिन जो कल्चरल होता है ना, वो इन बातों को नहीं मानता, वो पेनिट्रेबल होता है। कल्चरल बॉर्डर जो है एक दूसरे के यहाँ पेनिट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्राइब्स होती हैं, जो बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोग हैं, है ना, वो उनके साथ अच्छे रिलेशन होते हैं आपस में, तो वो पेनिट्रेट कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस होते हैं और पॉलीजेमिक होते हैं। पॉलीजेमिक का मतलब यह है कि वो बॉर्डर को इस तरह से नहीं मानते, उनके अपने हिसाब से अपनी लिमिटेशंस होती हैं, वो कौन सी कहाँ पे लाइन खींच रखी है, उन सबको चीज़ों को नहीं मानते हैं। तो पॉलिटिकल और कल्चरल, लेकिन आज के समय में हम सिर्फ पॉलिटिकल बॉर्डर्स के ऊपर फोकस करते हैं, हम लोग कल्चर की बात ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कई सारे थ्रेट यहाँ पे नजर आते हैं। जैसे दो तरह के थ्रेट इस आर्टिकल में मेंशन किए गए हैं। एक थ्रेट होता है ट्रेडिशनल थ्रेट, जिसमें हम लोग मिलिट्री की बात करते हैं, पॉलिटिकल थ्रेट की बात करते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करते हैं। एक होता है नॉन ट्रेडिशनल। नॉन ट्रेडिशनल मतलब जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, माइग्रेशन, एक्सोडस, जैसे बहुत सारे तिब्बतन रिफ्यूजी वो इंडिया में आ गए थे भाग के दलाई लामा के साथ, है ना, क्लाइमेट चेंज, ये सब नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट हैं। तो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट के बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं बैठ के, हम लोग जो है मिलिट्री पॉलिटिकल बातें करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, है ना। अगर हिमालय को प्रॉपर तरीके से समझना है तो हमें ये सोचना पड़ेगा, जो हमारा नैरो एटीट्यूड है ना, उसको छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ आप पॉलिटिक्स की बात नहीं कर सकते, आपको ब्रॉडर व्यू देखना पड़ेगा, आपका दिमाग खोलना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि हिमालय में आर्मी के अलावा, एयरफोर्स के अलावा और भी चीजें हैं। जैसे हिमालय इज वन ऑफ द बिगेस्ट हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी थ्रेट हो रही है, कमजोर हो रही है। वाटर रिसोर्स है, बहुत सारी रिवर्स यहाँ से निकलती हैं, जिनको लेके डिस्प्यूट भी है। रिवर वाटर कैसे शेयर करना चाहिए, रिवर्स की जो ज्योग्राफी है वो कैसे चेंज हो रही है ना। कम्युनिटी कल्चर, इसके बारे में बात करनी चाहिए, सिविलाइजेशन के बारे में बात करनी चाहिए, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करनी चाहिए। तो आपको अपना नैरो माइंडसेट छोड़ना पड़ेगा, आपको थोड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा। तो अगर आपको हिमालय के बारे में प्रॉपर समझना है ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसका आउटसाइड नहीं समझना है, आपको उसका अंदर वाला मामला भी समझना है। आपको उसकी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, आपको उसका कल्चर समझना पड़ेगा, आपको उसके लोग समझने पड़ेंगे, है ना। वो हम जाके यहाँ पे करेंगे। हिस्ट्री डिफाइंस द ज्योग्राफी, ज्योग्राफी डज नॉट डिफाइन द हिस्ट्री। और हिस्टोरिकली हम लोगों ने इस रीजन में जो भी किया है वो आज हमें इंपैक्ट कर रहा है। आज हम यहाँ पे जो भी करेंगे वो हमें फ्यूचर में इंपैक्ट करेगा। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हिमालय को लेके हमारा एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में नहीं सोच सकते, वी नीड टू गो बियॉन्ड दिस, वी नीड टू नो अबाउट द कल्चर, पीपल, हिस्ट्री, है ना, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे सोचनी पड़ेंगी। तो कंक्लूजन सामने निकल के ये आता है कि हिमालय है एक ब्रिज होना चाहिए, गैप नहीं। हिमालय शुड एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट कंट्रीज। इट शुड बी अ कॉमन ग्राउंड and Himalaya should help improve our relationship with our neighbors. It should not be a reason for the conflicts, reason for the wars. यही निकल के आता है। तो we need to go beyond the statist approach, मतलब we need to go beyond the national approach rather than we need to adapt the group approach, neighborhood approach. दैट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस एडिटोरियल। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। कुछ पॉइंट है यहाँ पे नोट डाउन करने के, जो आप एग्जाम के लिए नोट डाउन कर सकते हो इन एडिटोरियल्स वगैरह में, आर्टिकल्स वगैरह में। स्पेशली जो एग्रीकल्चर वाला है, हिमालय वाला, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और एग्जाम में आप इसको मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा वी हैव सम कॉम्प्लीमेंट्री रीडिंग आल्सो, आप ये भी पढ़ सकते हो। ब्रिक प्लान टू काउंटर टेरर, स्टडी कॉल्ड द सेंसिटिव रिपोर्टिंग ऑन द रेप केसेस, हिंदू मुस्लिम डायलॉग के बारे में एक एडिटोरियल और भी है। पहले मैंने सोचा था ये कराऊंगा या वो कराऊंगा, लेकिन इसके बारे में ऑलरेडी काफी कुछ आइडिया है आपको, तो इसलिए मैंने हिमालय वाले को चूज किया है, बट आप इसको भी पढ़ सकते हो, है ना। इंडिया और चाइना के बारे में जो है 12th राउंड की टॉक चल रही है, वो गलवान वैली को लेके जो वहाँ पे इशू है, हॉट स्प्रिंग, गैंगचौक वगैरह, उसको आप पढ़ सकते हो। मनरेगा को लेके भी जो है कैग की रिपोर्ट सामने आई है, बिहार को लेकर स्पेशली, एंड आप इसको भी पढ़ सकते हो अगर आपके पास समय है तो। और मेरे ख्याल से आपके पास समय ही समय है, क्योंकि यूपीएससी आपकी प्रायोरिटी है ना। तो आपकी प्रायोरिटी में जो चीजें हैं उसको आप पहले कीजिए, जो सेकेंडरी हैं उसको बाद में कीजिए। ठीक है जी, चलिए, दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।